जोहार दोस्तों, आज से हम लोग प्रैक्टिस सेट की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और इस क्रम में हम लोग झारखंड जी के पढ़ेंगे, जो कि जेपीएससी की प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा और जेएसएससी के द्वारा भी जो एग्जामिनेशन लिए जाएंगे उसके लिए भी हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। लेते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है कि राजेंद्र मेडिकल कॉलेज जो रांची में स्थित है, इसकी स्थापना हुई थी 1960 ईस्वी में। झारखंड राज्य का जब गठन हुआ तो इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा रांची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। इसका नाम अब नया नाम है रांची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। अब थोड़ा सा हम लोग ये भी डिटेल जान ले कि कौन कौन से चिकित्सा महाविद्यालय झारखंड में है, कहाँ पर है और इसकी स्थापना वर्ष के बारे में। तो सबसे पहला जो नाम आता है वो है राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय। तो राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पर है, ये अभी जिसके बारे में आपने जाना, तो इसकी स्थापना ये रांची में स्थित है और इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में हुई थी। अगला नाम है, जो अगला चिकित्सा महाविद्यालय है वो है एमजीएम चिकित्सा संस्थान। ये जो कहाँ पर है, तो ये है जमशेदपुर में और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1964 ईस्वी में। अगला है वो है पाटलिपुत्रा चिकित्सा महाविद्यालय। ये कहाँ पर स्थित है, तो ये है धनबाद में और ये इसकी स्थापना हुई थी 1974 ईस्वी में। नेक्स्ट है केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान। ये कहाँ पर स्थित है, तो ये है रांची में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1918 ईस्वी में। नेक्स्ट है तंत्रिका महाचिकित्सा संस्थान। ये कहाँ पर है, तो ये रांची में है और इसकी स्थापना हुई थी 1925 ईस्वी में। फिर कुछ पशु चिकित्सा महाविद्यालय हैं, वो कौन कौन से हैं, तो रांची कॉलेज ऑफ वेटनरी, ये है 1961 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अगला नाम है रांची वेटनरी महाविद्यालय, रांची 1964 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। तो आपने इतना सारा डिटेल जाना एक ही प्रश्न के माध्यम से। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ नहीं है दोस्तों, प्रैक्टिस सेट है, आ गया है मार्केट में। झारखंड ये वॉल्यूम 1 जो कि स्टडी विद स्मृति चैनल की तरफ से आया है, तो आप उसको जा करके ले लीजिए। तो उसी के ये भाग है। तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। झारखंड के किस जिले में चावल अनुसंधान केंद्र और मृदा शोध संस्थान है? तो कौन सा जिला है जहां पर चावल अनुसंधान संस्थान और मृदा शोध अनुसंधान संस्थान है? तो चलिए ये है हजारीबाग में। थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जाने कि क्या जरूरत थी यहाँ पर चावल अनुसंधान केंद्र जो है उसकी स्थापना करने की, किस वर्ष इसकी स्थापना हुई थी, उद्देश्य के बारे में, क्या उद्देश्य है और किसके अंतर्गत आता है ये। तो सबसे पहले हम लोग जाने वर्ष को। तो इसकी स्थापना 1980 ईस्वी में केंद्रीय चावल अनुसंधान सेंटर की स्थापना की गई थी। कहां पर, हजारीबाग में। और ये जो संस्थान है वो एनआरआई कटक के टेस्टिंग स्टेशन के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके बाद 1983 ईस्वी में 1980 ईस्वी में इसको टेस्टिंग स्टेशन के रूप में स्थापना किया गया था, लेकिन 1983 ईस्वी में यह स्टेशन 1986 ईस्वी में एक अलग उपजाऊ भूमि चावल अनुसंधान केंद्र का इसको दर्जा दे दिया गया। और इसको यहाँ पर स्थापित करने का जो प्रमुख उद्देश्य था वो ये था कि उपजाऊ भूमि में चावल की उत्पादकता को बढ़ाना है। यानी कि जो भूमि उपजाऊ है वहां पर चावल की उत्पादकता किस तरीके से बढ़ेगी और उस बढ़ाना जरूरी भी है झारखंड ऐसे जगहों पर। तो फिर ऐसे में इस अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई यहाँ पर इसी उद्देश्य के साथ। और फिर अगला जो उद्देश्य है वो ये है कि धान पर आधारित फसल चक्र को बढ़ावा देना इस अनुसंधान संस्थान की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य है। अगला प्रश्न अब हम लोग लेते हैं। रांची विश्वविद्यालय को विभाजित करके विनोबा भावे विश्वविद्यालय की स्थापना हजारीबाग में किस वर्ष की गई थी? तो ये अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए। रांची विश्वविद्यालय को अलग करके, क्योंकि आप लोग देखे होंगे 6 जेपीएससी के प्रश्नों को, मैं इसका भी प्रीवियस क्वेश्चन आंसर करा दूंगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर। तो जो मेरे नए मित्र चैनल के साथ जुड़े हैं उनके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। तो रांची विश्वविद्यालय को विभाजित करके विनोबा भावे विश्वविद्यालय की स्थापना हजारीबाग में किस वर्ष की गई थी? तो चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं, इसका आंसर करते हैं। और आप सब जो है टेस्ट अगर आप नहीं लिए हैं पेपर 1 का, तो आप उस टेस्ट को भी लीजिए दोस्तों, क्योंकि वो टेस्ट फिर से अरेंज नहीं हो पाएंगे। वो बार बार इस तरीके के टेस्ट जो है वो नहीं लिए जाते हैं। तो आप इस टेस्ट को आप लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा जो डिटेल है मैं वो शेयर कर दूंगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1992 ईस्वी में विनोबा भावे विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। चलिए थोड़ा सा हम लोग इसको डिटेल में जाने विनोबा भावे विश्वविद्यालय के बारे में कि किस वर्ष, 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा यहाँ वायर बहुत ज्यादा रहता है। तो देखिए विनोबा भावे विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो 12 सितंबर 1992 ईस्वी को, 1992 को विनोबा भावे विश्वविद्यालय की स्थापना रांची विश्वविद्यालय से अलग करके बनाई गई थी। मुख्यालय इसका हजारीबाग में है। कहां पर इसका मुख्यालय है, तो इसका मुख्यालय हजारीबाग में है।
ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। मुझे लगा था कि कहीं टाइपिंग एरर तो नहीं है, तो वही मैं चेक कर रही थी, क्योंकि वहां पे, चलिए यहाँ तक क्लियर है ना। इसका मुख्यालय, विनोबा भावे विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये हजारीबाग में। अगला प्रश्न लेते हैं। भारत के किस राष्ट्रपति ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को 25 अगस्त 2000 ईस्वी को स्वीकृति प्रदान कर दी थी? तो ये आपको पता चला, यहाँ पर बहुत सारी डिटेल में आपको बताऊंगी इसके बारे में। तो ये जो राष्ट्रपति थे वो थे के.आर. नारायणन। के.आर. नारायणन ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक जो है 2000 ईस्वी का, उस 25 अगस्त 2000 ईस्वी को स्वीकृति प्रदान कर दी थी। तो ये इसका, और फिर इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा और भी डिटेल जाने, क्या है ये बिहार झारखंड पुनर्गठन विधेयक 2000। तो ये पृथक राज्य की मांग, जो अलग झारखंड राज्य की मांग चल रही थी, आप लोगों से झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन से 2 प्रश्न ऐसे सिलेबस में दिया है, 2 प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। लेकिन जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं उसमें भी आप, इसमें जो शामिल जो प्रमुख, जैसे कि मरांग गोमके, जयपाल सिंह मुंडा, तो अगर उनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। शिबू सोरेन जी हैं, उनसे भी, ऐसे बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो कि झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन संबंधी, तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं। तो आपको अपनी तैयारी जो है वो पूरी करनी है। अब हम लोग थोड़ा सा बिहार झारखंड पुनर्गठन विधेयक 2000 ईस्वी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जाने, जो आपको पढ़ना है। पृथक राज्य झारखंड की मांग के लिए बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 ईस्वी को स्वीकृति प्रदान कर दी गई। कौन दिया था स्वीकृति? तो वही के.आर. नारायणन उस समय में तत्कालिक राष्ट्रपति थे, उन्होंने इसकी स्वीकृति दी। 25 जुलाई 2000 ईस्वी को लोकसभा में विधेयक पारित करके इसको प्रस्तुत किया गया, बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक को। उड़ीसा का विरोध हो रहा था। इसका कारण ये था, सरायकेला खरसावां की मांग, देखिए यहाँ टाइपिंग एरर है, थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। इसका कारण ये था, उड़ीसा ने विरोध क्यों किया था इसका? तो सरायकेला खरसावां की मांग कर रहे थे उड़ीसा में मिलाया जाना चाहिए, इनका कहना था। और सरकार ने इस मांग को नहीं माना था, उड़ीसा के का जो डिमांड था। और आप सभी आंसर जरूर कीजिएगा कि सरायकेला खरसावां जो है वो झारखंड के किस प्रमंडल में आता है, ठीक है? तो आप प्रमंडल के बारे में बताइए, किस प्रमंडल में सरायकेला खरसावां आता है, और उड़ीसा इसका डिमांड कर रहा था, जिसको माना नहीं गया था। लोकसभा में बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक पारित हुआ था 2 अगस्त 2000 ईस्वी को, और राष्ट्रपति के.आर. नारायणन की मंजूरी मिली थी 25 अगस्त 2000 ईस्वी को। तो ये क्लियर होना चाहिए। लोकसभा में जब पारित हुआ था उसका डेट अलग था, 2 अगस्त 2000 ईस्वी को, और राष्ट्रपति से जो स्वीकृति मिली थी इसको 25 अगस्त 2000 ईस्वी को। तो यहाँ पर आप लोग क्लियर रहिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2000 ईस्वी को पंचायती राज में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का संशोधन किया गया है? तो पंचायती राज में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है? तो यहाँ पर 50% आरक्षण जो है झारखंड में मिलता है, झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के अनुसार। तो आपसे ये भी प्रश्न आ सकता है कि झारखंड पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष आया था? तो ये 2001 है, और इसमें महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करने का संशोधन किया गया था। थोड़ा सा हम लोग इसको डिटेल में भी जान लें, थोड़ा सा इसको डिटेल में, ताकि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाए आपसे तो आप इसके आंसर कर सको। देखिए, अभी भारत के संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण देने, मतलब नहीं प्राप्त हुआ है। देखिए, आरक्षण भले ही नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित हैं। तो संसद में भले जो 33% है वो आरक्षण महिलाओं को नहीं मिला है संसद में, लेकिन पंचायती राज में ये आरक्षण मिला हुआ है महिलाओं को। 1/3 सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। अधिकांश राज्यों में इस आरक्षण को 33% से बढ़ा करके, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर ये जो आरक्षण की सीमा है 33% की, वहां से बढ़ा दी गई है और फिर 50% कर दी गई है। राज्य में पंचायतों के प्रत्येक दूसरा पद जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। 50% का मतलब यही हुआ कि प्रत्येक दूसरा पद जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है। अब मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है पंचायती राज में। उन सभी राज्यों की यहाँ पर सूची है, लगभग 20 ऐसे राज्य हैं। तो चलिए सीरियल नंबर से हम लोग देखते हैं। नंबर 1 आंध्र प्रदेश, फिर 2 में है असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, देखिए इसमें झारखंड का भी नाम है, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना,
और त्रिपुरा, उत्तराखंड और बंगाल, इन 20 राज्यों में जो है वो 50% का आरक्षण है महिलाओं को। कितना? तो 50% का आरक्षण मिला हुआ है। झारखंड में भी 50% का। और झारखंड पंचायती राज अधिनियम याद रखिएगा 2001, यहाँ से भी वर्ष वर्ष जो है आप लोगों से पूछा जा सकता है। और आप सबको तो आंसर करना है। चलिए मैं और भी आपसे प्रश्न पूछूंगी, लेकिन कमेंट सेक्शन मुझे ऑफ रखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कुछ अजीब तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। कल के वीडियो में भी आपने देखा होगा। तो मैं नहीं चाहती हूँ उस तरीके के कमेंट्स को रिसीव करके निगेटिविटी मेरे अंदर आए, और आप सबको भी ऐसा मतलब चैनल के प्रति जो खराब छवि है वो प्रस्तुत किया जाए। तो मैं कमेंट सेक्शन को ऑफ रख रही हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं, फिर से अगला प्रश्न लेते हैं। झारखंड की जनजातियों में किसे सरल कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया गया है? कौन सी ऐसी जनजाति है जिसको सरल कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो ये आंसर हो जाएगा, इसका आंसर बी, महली जनजाति। थोड़ा सा हम लोग महली जनजाति के बारे में भी डिटेल जान लें, क्योंकि हो सकता है कि इससे रिलेटेड ये प्रश्न ना पूछ करके कोई और प्रश्न पूछ दिया जाए। तो देखिए, झारखंड में कुल 32 प्रकार की जनजातियां निवास करती हैं, जिसमें 8 जनजाति ऐसी है जो आदिम जनजातियों की श्रेणी में आता है। झारखंड की एक प्रमुख जनजाति है वो है महली, और इसका क्षेत्र जो है, कहां पर ये महली जो है वो अधिक संख्या में है, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। हो की संख्या कहां पर है, उरांव की संख्या कहां पर है, संथालों की संख्या कहां पर है, तो ऐसे भी क्वेश्चन अधिक आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, महली जनजाति जो है वो सिंहभूम, रांची, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद और संथाल परगना के क्षेत्र में अधिक संख्या में है। इनकी प्रजातीय दृष्टि से ये द्रविड़ हैं, और इनकी 5 उपजातियां हैं महली की। कौन कौन सी उपजातियां हैं? तो बांसफोर महली, ये बांसफोर महली जो है ये बांस का सामान तैयार करते हैं। इनको देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि जो महली जनजाति है ये सरल कारीगर के रूप में जानी जाती है। तो ये देखिए, बांसफोर महली बांस के सामान तैयार करती है। पाटर महली ये खेतीहर है। सुलुखी महली ये मजदूर है। ताती महली पालकी ढोने वाले हैं। और महली मुंडा इसके 5वीं उपजाति है। हो सकता है कि कहीं आपको डेटा किसी और किताब में, क्योंकि जनजातियों से संबंधित आंकड़े जो हैं वो अलग अलग किताबों में थोड़े से अलग अलग हैं। इनके देखिए, आप सबको मैंने बताया जो झारखंड में जो जनजातियां निवास करती हैं, तो इनके वधु मूल्य भी अलग अलग होते हैं। बहुत सारे के मुंडा जनजाति के वधु मूल्य अलग हैं, उरांव जनजाति के वधु मूल्य अलग हैं। उसी तरीके से महली जनजाति में भी वधु मूल्य का प्रचलन है। तो वधु मूल्य होता क्या है दोस्तों, पहले ये आप लोग जान लीजिए। जैसे कि ये वर है, हाँ, और ये है वधु। तो जब विवाह होता है तो वर पक्ष की तरफ से वधु पक्ष को कुछ गिफ्ट जो उपहार दिए जाते हैं, कुछ मूल्य दिए जाते हैं, और इसी मूल्य को वधु मूल्य कहा जाता है। तो वर की तरफ से जाता है किसको? वधु को, इसीलिए वधु मूल्य इसको कहा जाता है। तो यहाँ अलग अलग जनजातियों में इसके नाम अलग अलग हैं। तो वधु मूल्य को इसमें क्या कहा जाता है? महली जनजाति में तो ये कहा जाता है पौन टका। उसी तरीके से पंचायत के जो प्रमुख होते हैं इसमें महली जनजाति में, उनको परगनैत कहा जाता है। आप सभी को पता है झारखंड की शासन व्यवस्था, झारखंड की अलग अलग जनजातियों की जो शासन व्यवस्था है वो आपको पढ़ना है, जो जातीय पंचायत है वो आपको पढ़ना है। तो उसी का ये भाग है। पंचायत के प्रमुख कौन है? तो परगनैत होते हैं। अर्थव्यवस्था का साधन क्या है इनके महली जनजाति के? तो शिल्प, ये बांस की कला में काफी प्रवीण होते हैं। सर्व प्रमुख आराध्य देवता इनके कौन है? तो ये है सूरज देवी महली जनजाति के। तो आपने महली जनजाति से रिलेटेड कुछ अन्य फैक्ट भी जाने, और मुझे उम्मीद है कि महली जनजाति से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न अगर आपसे पूछा जाता है तो आप उसके आंसर करने में सक्षम है। अब अगला प्रश्न है, ये है कजली कब गाया जाता है दोस्तों। देखिए, आर्ट एंड कल्चर से भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। आपको पूरा अच्छे से मेंशन कर दिया गया सिलेबस में कि संगीत से प्रश्न आएगा, वाद्य यंत्र से प्रश्न आएगा, नृत्य से प्रश्न आएगा। तो उसी में एक संगीत है वो है कजली। तो आपसे प्रश्न पूछा गया कजली कब गाया जाता है? तो ये गाया जाता है वर्षा ऋतु में। जब वर्षा ऋतु आती है उस समय में ये कजली गाया जाता है। थोड़ा सा दोस्तों इसका डिटेल में जाने, क्योंकि आपसे त्योहार या फिर कोई संगीत के बारे में डिटेल दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा ये कौन सी संगीत है या कौन सा त्योहार है जो ये वर्षा ऋतु में होता है, गाया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो हर तरीके से आपको तैयार रहना है। इसीलिए मैंने इस प्रैक्टिस सेट में व्याख्या भी करा हुआ है, क्योंकि किताब जो है वो बार बार नहीं आती है दोस्तों। अगर कोई किताब आई है मार्केट में व्याख्या के साथ आई है
तो उसके डिटेल्स को भी आप पढ़ा कीजिए। तब आपके मेरा मकसद ये नहीं होता है कि आपसे उस तरीके से परीक्षा लूँ जैसे एग्ज़ाम में कंडक्ट होते हैं। आपको उस एग्ज़ाम के लिए तैयार करना मेरा मकसद है। उसी मकसद में मैंने ये व्याख्या किया है। मेरे बहुत सारे मित्र हैं जिनको ये व्याख्या काफ़ी पसंद आ रहा है। चलिए, वर्षा ऋतु के लोकगीत और पर्व में कजली का एक अपना ही अलग स्थान है। जो कजली संगीत है उसका अपना ही एक स्थान है। वर्षा ऋतु में ये लोकगीत है वो गाए जाते हैं। इस पर्व का स्त्रियों के साथ अटूट रिश्ता है। सावन भादों में कजली गाने का प्रचलन बहुत पहले से है। अभी माह सावन का चल रहा है, तो ऐसे समय में वर्षा की भी ऋतु होती है और ऐसे समय में कजली बहुत ज्यादा गाए जाते हैं। और इसके बाद भादो आएगा तो भादो में भी ये कजली है जो बहुत ज्यादा गाया जाता है। स्त्रियों का गीत है ये पावस काल में भी, अगर आपसे पूछा जाए पावस काल, तो पावस काल भी आंसर सही होगा कि अगर वर्षा ऋतु ना दे करके पावस काल दिया रहे। देखिए मौसम एकदम यहाँ पर भी बारिश का है, पटना में भी बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। मुझे लग रहा है पता नहीं लाइट कब चला जाए, बहुत लंबा क्लास हो गया है। इन्वर्टर भी पता नहीं मैंने ऑन किया है कि नहीं, इन्वर्टर ऑन रहता तो मुझे कोई डर नहीं था। देखिए यह पावस काल में गाया जाता है। इस समय में प्रकृति की मनोहर छटा का आकर्षण सबको आकर्षित करती है और सबको गुनगुनाने का मन होता है। तो फिर ये गीत जो है कजली जो गाई जाती है। चलिए थोड़ा सा और भी डिटेल है, उतना भी बहुत ज्यादा जरूरी मुझे नहीं लग रहा है। आप सभी कजली से संबंधित जितनी जानकारी मुझे देनी थी मैंने दे दिया। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। हजारीबाग में अवस्थित इंदिरा गांधी आदिवासी विद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए शिक्षण संस्थान से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, लगभग 4-5 होंगे। तो देखिए हजारीबाग में जो इंदिरा गांधी आदिवासी विद्यालय है, तो इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1984 ईस्वी में, 1984 में। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हजारीबाग में है। लड़कियों के लिए है ये स्कूल। इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय जो है वो भारत के झारखंड राज्य के हजारीबाग जिले में ये स्थित है। और यह विद्यालय सिर्फ बालिकाओं के लिए, और यहाँ पर इंट्रेंस एग्जाम होता है और और ये एग्जाम जो है वो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा आयोजित किया जाता है। और अगर आप इस इंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करते हैं तभी आप यहाँ पर इसका आप लोगों मतलब किसी लड़की का एडमिशन होता है, बालिकाओं के लिए ये। अगला प्रश्न है जनजातीय शोध संस्थान जनजातीय शोध अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो जनजातीय शोध अनुसंधान संस्थान जो है वो रांची में स्थित है। थोड़ा सा इसको हम लोग डिटेल में भी देखें रांची में स्थित जनजातीय शोध अनुसंधान संस्थान के बारे में। मोराबादी जो है वो रांची में कहीं एक जगह है, क्षेत्र है मोराबादी। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा आंदोलन के समय भी मोराबादी के क्षेत्र को। तो मोराबादी स्थित जनजातीय शोध संस्थान की स्थापना 31 अक्टूबर 1953 ईस्वी में हुई थी। 31 अक्टूबर 1953 में इसकी स्थापना हुई थी। कल्याण विभाग के द्वारा संचालित डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान, इसका नाम पूरा है डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान। और ये किसके द्वारा संचालित है? तो कल्याण विभाग के द्वारा ये शोध संस्थान जो है वो संचालित किया जा रहा है। ये जनजातीय संग्रहालय झारखंड की आदिवासी सांस्कृतिक और जनजातीय जीवन की कला का अद्भुत केंद्र है। ये यहाँ पर जो संग्रहालय भी है तो संग्रहालय का जिक्र किया गया है। इस संग्रहालय के माध्यम से जनजातीय जीवन शैली को देखा और महसूस किया जा सकता है। तो यहाँ तक आप लोगों का क्लियर है। अब हम लोग लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि झारखंड में सामाजिक आर्थिक रूप से विकलांग, आश्रयहीन एवं वैश्यालय है उनकी महिलाओं को सशक्त करने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? मतलब जो महिला आर्थिक और सामाजिक रूप से ये आर्थिक रूप से मतलब सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर है, विकलांग है या आश्रयहीन है, ऐसी महिलाएं के लिए ये योजना चल रही है। और वैश्यालयों की जो महिलाएं हैं उनके लिए जो योजना चल रही है, कौन सी योजना चलाई जा रही है आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा महिला स्वधार योजना। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि महिला स्वधार योजना जो है निम्न में से किससे संबंधित है? तो वैसी महिलाएं जो कि आर्थिक रूप से कमजोर हैं, सामाजिक रूप से कमजोर हैं, विकलांग है या आश्रयहीन है या वैश्यालयों की महिला है, तो उनके उत्थान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए ये योजना चलाई जा रही है, महिला स्वधार योजना। तो चलिए थोड़ा सा इसको हम लोग डिटेल में देखें और आज अगला क्लास का ये लास्ट प्रश्न है। तो चलिए योजना स्वधार योजना के बारे में, ये भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई जो झारखंड में भी संचालित है। इस योजना का जो मकसद है वो है आश्रयहीन महिलाओं को आश्रय देना, भोजन देना, वस्त्र, इस सब का उनको उपलब्ध कराना। योजना का कुछ अन्य उद्देश्य बेसहारा महिलाओं को, वही डबल यहाँ पर लिखा गया है,
महिलाओं को भावनात्मक रूप से दृढ़ बनाना भी इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। और महिलाओं को उनके परिवार में लौटने के लिए कानूनी मदद उपलब्ध कराना भी इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। महिला को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण देना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। तो क्या क्या उद्देश्य हो गया? स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण देना, फिर उनको आश्रय प्रदान करना, महिलाओं को उनके परिवार में लौटने के लिए जरूरी कानूनी मदद उपलब्ध कराना, महिलाओं को भावनात्मक रूप से पूरा सपोर्ट करना, उनको दृढ़ बनाना। फिर अगला प्रश्न ये हम लोग लेते हैं, ये इसी को लास्ट करते हैं। बरसो पानी गुफा जो है वो कहाँ पर अवस्थित है? तो जो बरसो पानी गुफा है वो स्थित है कहाँ पर? तो इसका आंसर हो जाएगा हजारीबाग में। थोड़ा सा हम लोग इसको डिटेल में भी देख लें बरसो पानी गुफा के बारे में। हजारीबाग जिला मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर और बड़कागांव प्रखंड से 20 किलोमीटर पर झिकझोर जंगल है। कौन सा जंगल है? तो झिकझोर जंगल है। यहाँ पर एक बस्ती बसा हुआ है और झिकझोर बस्ती के नाम से इसको जाना जाता है। और यहीं पर बरसो पानी नाम का एक जगह है। कौन सा जगह है? बरसो पानी, ये एक जगह है। और यहाँ ये पर्यटक स्थल है। यहाँ अगर आप ताली बजाइएगा ना तो जो ऊपर में जो चट्टान है उससे पानी गिरना शुरू हो जाएगा। तो जब ताली बजाने पे चट्टान से पानी गिरता है तो इसीलिए इस जगह का नाम रखा गया होगा बरसो पानी, बरसो पानी, और ये नाम पड़ा बरसो पानी गुफा। हजारीबाग मुख्यालय में के से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर जो बड़का गांव प्रखंड है वहां पर ये जगह स्थित है। ठीक है, तो बरसो पानी गुफा के बारे में आपने जाना। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको टेस्ट लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। कोशिश करूंगी अधिक थोड़ा सा बड़ा वीडियो बनाओ। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।